नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और रेंट पर ये मेरी दूसरी वीडियो है। और आज इस वीडियो में हम समझ रहे हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। डेविड रिकार्डो जो कि एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने 1817 में रेंट का कॉन्सेप्ट दिया। नेपोलियनिक वार हुआ था उस टाइम, और उसके बाद जो है कॉर्न यानी मक्की की प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ रही थी और इधर से लैंड के प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। तो डेविड रिकार्डो बेसिकली ही वाज इंटरेस्टेड टू नो कि ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं कॉर्न की, उसकी वजह से लैंड की प्राइसेस बढ़ रही हैं या लैंड की प्राइसेस बढ़ने की वजह से कॉर्न की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो उसी ही संदर्भ में उनका ये रेंट का कॉन्सेप्ट जो है इवॉल्व होता है। रेंट लैंड को मिलता है, और लैंड क्या है? लैंड एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है जिसकी फिक्स सप्लाई है, जिसको ना इंक्रीज किया जा सकता है ना डिक्रीज किया जा सकता है। और इसकी पावर्स को रिकार्डो ने इंडेस्ट्रक्टिबल या अविनाशी बताया, यानी इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। हालांकि ये अलग बात है कि रिकार्डो उस टाइम उनको नहीं पता था कि हम लोग कितने टैलेंटेड हो गए और हमने किस तरीके से इसकी पावर्स को फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स डाल के स्पॉइल किया। एनी हाउ, हम वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो वो कहते हैं कि ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स हैं लैंड के अंदर, और इसी वजह से लैंड लॉर्ड को कुछ एडिशनल इनकम मिलती है और उसी का नाम जो है वो रेंट है। बाकी इसकी अजम्पशंस करते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहली बात, अभी हम अजम्पशंस कर रहे हैं, उसके बाद एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एग्रीकल्चर में इसके कॉन्सेप्ट को डायग्रामेटिकली समझेंगे और उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। तो पहली बात है कि जो डिफरेंट लैंड्स हैं उनकी फर्टिलिटी अलग अलग होती है ना। कोई राजस्थान है तो वहाँ कम उपजाऊ बैरन लैंड है, यहाँ पे पंजाब में है तो बहुत फर्टाइल लैंड है। तो इन्होंने भी ये माना कि अलग अलग लैंड पे जो है अलग अलग जो है फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति अलग अलग होती है। फिर लैंड की सप्लाई फिक्स है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ओरिजिनल और इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स होती हैं, वो भी क्लियर है आपको। फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी इन्होंने कहा कि हम यदि एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेरे पास तो अनलिमिटेड लैंड है, लेकिन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैंड क्या है? फिक्स्ड है। लैंड हैज़ ओनली वन यूज़। अब एक बात है कि हम तो ये मानते हैं कि लैंड के बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, धर्मशाला बना सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, लेकिन रिकार्डो ने उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी इकोनॉमिस्ट या कोई भी थ्योरी बनाने वाला या लॉ देने वाला अपने टाइम के बारे में बात करता है, तो उनके अकॉर्डिंग उस टाइम लैंड का सिर्फ एक ही इस्तेमाल था और वो था खेती। ठीक है। और खेती में जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स अप्लाई होता था कि हर अगली यूनिट जो है पहले वाली से कम प्रोड्यूस करेगी, यानी लेबर और कैपिटल की आप अगली डोज लगाएंगे तो पहले से कम उत्पादन वो आपको देगी। नो रेंट लैंड की बात भी उन्होंने की कि जमीन का एक ऐसा टुकड़ा भी होगा जहां पर बस उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना कि आपने उस पर कॉस्ट लगाई है, यानी कॉस्ट के बराबर ही प्रोड्यूस होगा। उसको उन्होंने नाम दिया मार्जिनल लैंड। देन कम्स परफेक्ट कंपटीशन है, वो तो ऑलमोस्ट सभी थ्योरीज में होता है, और गिफ्ट ऑफ नेचर है ये, और इसकी कोई सप्लाई प्राइस नहीं होती और ना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं करना हमने लैंड को, थोड़ी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी कोई सप्लाई प्राइस भी नहीं होती और ना ही इसका कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो अब इसको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कल्टिवेशन में समझते हैं। रिकार्डो ने जो कॉन्सेप्ट दिया एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का, उसमें उन्होंने ये बताया कि एक एग्जाम्पल का सहारा लिया कि एक द्वीप है, आइलैंड है, जहाँ पर कुछ लोग पहली बार रहने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग तरह की लैंड है जिनकी फर्टिलिटी अलग अलग तरह की। मान लीजिए ये ए लैंड है जिसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो सबसे पहले इस लैंड को इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जब इसका उत्पादन सब लोगों का, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो जब इसका उत्पादन कम रह जाएगा तो नेचुरल है उनको दूसरी लैंड पर भी उत्पादन करना पड़ेगा जो कि कम फर्टाइल है। तो जो ये कम फर्टाइल लैंड है, इस पर जब उत्पादन होगा
तो पता चलेगा कि इस पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा था, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आप देखिए कि ए ग्रेड लैंड जो है वहाँ 25 टन उत्पादन हो रहा है और बी ग्रेड पर 20 टन यानी उससे कम हो रहा है। तो 25 माइनस 20 यानी कि 5 टन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है जो लैंड ऑनर ए का मालिक है। ए का जो लैंड ऑनर है उसको 5 टन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले उसको ये रेंट लगता है कि ये वाला रेंट इमर्ज हो रहा है। फिर धीरे धीरे बी का उत्पादन भी कम रह जाता है, पॉपुलेशन और बढ़ जाती है, तो सी ग्रेड की लैंड पे प्रोडक्शन शुरू होता है। तो वहाँ पर जाके पता चलता है कि अच्छा ए ग्रेड की लैंड को तो और ज़्यादा फायदा हो रहा है, यानी कि कितना, इतना 10 टन का एक्स्ट्रा, और जबकि बी ग्रेड की लैंड को 5 टन एक्स्ट्रा मिल रहा है, किससे, सी से। तो इसी तरीके से जब डी लैंड को इस्तेमाल किया जाता है तो पता चलता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, वहाँ पर जो है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसके बराबर ही जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए इसको नो रेंट लैंड कहा, और इससे उत्पादन, इससे ऊपर जितना भी उत्पादन है वो सारा का सारा रेंट कहलाया। ए का ज़्यादा है, बी का कम है, सी का उससे कम है और डी का बिल्कुल नहीं है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट को हम कॉस्ट का उससे भी समझ सकते हैं मार्केट में आके। ये आपने परफेक्ट कंपटीशन में किया होगा। हमने पहले एज्यूम किया था कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस प्राइस डिटरमिन करती है, और वही प्राइस जो है वो क्या होता है, बाकी मार्केट के अंदर प्रिवेल करती है, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही अपना इसी प्राइस पे ही प्रोडक्ट को सेल करेंगे मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब परफेक्ट कंपटीशन में हमने किया हुआ है, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। यदि आप चाहें तो वीडियो देख भी सकते हैं, ये ऑलरेडी चैनल पर है। अब ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, तीनों का अलग अलग मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा। एक जैसा लग रहा है पर ये अलग अलग मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। जहाँ एमआर और एमसी, जहाँ पे ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एमसी कर्व दोनों बराबर है, वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी डिटरमिन हो जाएगी, इतना आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉस्ट जो है, देखिए जो ए लैंड है वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट नेचुरल है उसकी कम आएगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो कैपिटल और लेबर की जो कॉस्ट है वो हर लैंड पे समान है। ये भी इतना ही खर्च कर रहा है अपनी खेती करने में जितना ये कर रहा है और जितना ये कर रहा है, ठीक है, सब लोग समान खर्च कर रहे हैं। तो नेचुरल है इसकी एवरेज कॉस्ट कम होगी, इसकी एवरेज कॉस्ट उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, और इसकी इससे ज़्यादा होगी, और इसकी और ज़्यादा होगी। तो इनकी एवरेज कॉस्ट का डिफरेंस होगा, उसके बेसिस पे हमें इनके प्रॉफिट का पता चलेगा। तो इसकी एवरेज कॉस्ट क्या है, कम है। आप ये देखें, ये रही, हमने इसी तरीके से बनाना है इसको। ये रही एवरेज कॉस्ट ए जो है उसकी, ए लैंड की एवरेज कॉस्ट इतनी आएगी, तो एवरेज कॉस्ट इसकी है इतनी, ये प्राइस है और ये एवरेज कॉस्ट है। तो ये जो एरिया है वो सारा क्या है, इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक, यानी ये रेंट हो गया, इसको रेंट कह लो, प्रॉफिट कह लो। ये रेंट हो गया ए का। इसकी कॉस्ट इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे 20 टन हो रहा है, तो ये हो गया ए सी ऑफ बी, और यहाँ पर जो रेंट आएगा वो इतना आएगा। ये वो कॉस्ट है जिस पे प्रोड्यूस हो रहा है, और इतना वो मार्केट में बेच के कितने पे आ रहा है, बेच के आ रहा है वो इतने पे, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो रेंट है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो ये मार्जिनल लैंड है ना। मार्जिनल लैंड होने की वजह से यहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर कोई भी रेंट नहीं इमर्ज होगा। यहाँ पर हमने रेंट कैसे निकाला, ए आर माइनस ए सी, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का जो डिफरेंस है वही रेंट कहलाता है। तो ये एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है। जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है कि ये सारी लैंड को हमने कवर कर लिया, पर उसके बावजूद भी जो प्रोडक्शन का इशू है, वहाँ पे शॉर्टेज बनी रहती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस केस में जो है रिकार्डो कहते हैं कि इंटेंसिव कल्टीवेशन का सहारा लेना पड़ता है। मतलब कि उसी लैंड को और ज़्यादा अच्छे तरीके से, यानी कि ज़्यादा लेबर लगाकर, ज़्यादा कैपिटल डालकर या ज़्यादा इंटेंसिव केयर करके उस फसल को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करके।
तो उस केस को हम कहते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन में हम लेबर और कैपिटल की डोजेस को बढ़ाते जाते हैं। तो फर्स्ट डोज जब हम लगाते हैं, सेम इक्वल अमाउंट की डोज है, फर्स्ट डोज हम लगाते हैं तो प्रोडक्शन 25 टन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड डोज लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन अब उतना नहीं बढ़ा, सेम है, डोज सेम है, लेकिन अब 25 के बजाय कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। तो व्हाट डज इट मीन कि फर्स्ट वाली के कंपैरिजन में सेकंड वाले केस में जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स अप्लाई हो रहे हैं, जिसे हम कहते थे कि घटते अनुपातों के नियम, ठीक है। तो वो अप्लाई हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या है कि इस मार्जिनल लैंड पर कितना हो रहा है, सिर्फ 10 टन का उत्पादन हो रहा है, और ये मार्जिनल लैंड पे 10 टन का ही उत्पादन हो रहा है, और उतना ही कॉस्ट जो है, जितने का उत्पादन हुआ उतने के बराबर ही कॉस्ट जो है लगी है। तो यहाँ पर 0 के बराबर जो है रेंट इमर्ज हो रहा है। तो ये वाली को हम आधार मानते हैं, और बाकी सब में कंपेयर करें तो यहाँ पर 15 के टन के बराबर रेंट इमर्ज हुआ। यहाँ पर यदि हम 20 में से इस मार्जिनल लैंड का प्रोडक्शन को माइनस करें तो 10 टन, और यहाँ पर 5 टन का रेंट जो है इमर्ज होता है। तो इसको हमने डायग्रामेटिकली भी दिखाया है कि फर्स्ट डोज से हमें इतना मिला तो इतना रेंट हो गया, क्योंकि ये तो नो रेंट लैंड पे भी है प्रोडक्शन, इस पर इतना और इस पर इतना और इस पर इतना। तो ये बताता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स अप्लाई होते हैं। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों कल्टीवेशन में हमने इसको करके देख लिया। तो ये रेंट की थ्योरी थी रिकार्डो की। अब रिकार्डो जो है उसकी थ्योरी को, हालांकि उसने बहुत कुछ नया जो है इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उसके बावजूद बाय एंड बाय जो है इसकी बहुत आलोचना की गई। सबसे पहली बात तो थी कि ये हिस्टोरिकली रॉन्ग है कि जब हम एक द्वीप पर आए और सबसे पहले बेस्ट लैंड, तो बेस्ट लैंड को सर्च करने का कौन सा तरीका है ना, बेस्ट लैंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। और ना ही ये कभी ऐसा हुआ है कि सबसे पहले बेस्ट लैंड और उससे कम लैंड और उससे कम, इस तरीके से नहीं, मतलब ये कभी देखने में नहीं आया। दूसरी बात, कोई ऐसी लैंड दुनिया में इस समय मौजूद नहीं है जो नो रेंट लैंड हो, जिस पर कोई रेंट ना लगता हो। कैसी भी लैंड हो उस पर रेंट तो लगता ही है। फिर उन्होंने ओवर एम्फसाइज किया फर्टिलिटी को। फर्टिलिटी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्केर्सिटी है, सिचुएशन है, जिसकी वजह से रेंट इमर्ज होता है। इन्होंने सिर्फ डिफरेंशियल रेंट का कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किया। फिर एक और विवाद का विषय था कि रेंट जो है वो प्राइस में एंटर नहीं करता है, जबकि बाकी लोगों ने कहा कि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह ही जो है रेंट भी जो है प्राइस में एंटर करता है। और जो मॉडर्न थ्योरी है जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसमें ये कहा गया कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही रेंट मिलता है, अकेली लैंड को नहीं मिलता, सबको मिलता है। और इसके अलावा बहुत सारी अजम्पशंस हैं जिनको हमने पिछली वीडियो अभी डिस्कस किया है, तो वो सारी भी इसकी क्रिटिसिज्म का आधार बनी। हालांकि जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लीजिए, रिकार्डो की जो थ्योरी है वो एक फाउंडेशन स्टोन है इस पूरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसिंग की थ्योरी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसको पढ़ना तो है ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट पे। यदि आप देखना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।